नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसकी सीरीज़ चल रही है और उसमें हम कास्टिंग जो हमारा टॉपिक है उसको कवर कर रहे हैं। लास्ट जो लेक्चर था कास्टिंग का वो बेसिक इंट्रोडक्शन था कि कास्टिंग बेसिकली होती क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं और उसके जो आपके एप्लीकेशंस हैं वो क्या हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जो आपका वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा उसमें पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो आपका सब्जेक्ट है उसकी प्लेलिस्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा और कास्टिंग की प्लेलिस्ट में अलग से भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि जिन्हें सिर्फ कास्टिंग कवर करना है उनको एक ही जगह पे सारे टॉपिक्स आपको अवेलेबल हो सकें। इस लेक्चर में हम कुछ कास्टिंग से रिलेटेड टर्म्स के बारे में देखेंगे जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली हमारे जो सिलेबस है उसमें हम यूज़ करेंगे और आपके लिए ये जो बेसिक बिल्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहली टर्म जो आती है उसका नाम क्या है? फ्लास्क। इसको क्या बोला जाता है? मोल्डिंग फ्लास्क भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये वुडन फ्लास्क है। ठीक है, एक तरीके से एक क्या है, फ्रेम है ये। ठीक है, इसका ना कोई टॉप होता है ना कोई बॉटम होता है, ये एक क्या है, बस फ्रेम है। अब ये वुडन फ्रेम भी हो सकता है और आपका मेटल का फ्रेम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी एप्लीकेशंस। ये इनमें से कोई से भी मटेरियल से बन सकता है। आप क्या करते हैं, इसी में अपना सैंड वगैरह डाल के मोल्ड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, मोल्ड बनाने के लिए ये फ्रेम काम आता है, इसीलिए इसको मोल्डिंग फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो है ड्रैग, कोप और चीक। देखो, वो जो फ्रेम होता है उसका लोअर वाला जो पार्ट है, यहां पे आप देख सकते हो दो पार्ट है, एक तो नीचे रखा हुआ है, एक ऊपर रखा हुआ है। तो आप खुद नाम से ही समझ सकते हो ड्रैग करना का इंग्लिश में मतलब ड्रैग अगर एक वर्ड है तो उसका मतलब क्या आता है कि जमीन पे जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो उसको ड्रैग करना बोलते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो जो फ्लोर है आपका या नीचे जो आपका फ्लास्क है उसको बोला जाता है ड्रैग और ऊपर वाला जो फ्लास्क है आपका उसको कोप बोला जाता है। यहाँ पे देख सकते हो नीचे वाला जो फ्लास्क है वो ड्रैग होता है, ऊपर वाला जो होता है वो कोप होता है। कई बार हम क्या करते हैं, 3 पीसेस यूज करते हैं मोल्डिंग फ्लास्क के। तो ये जो बीच वाला पीस होता है ना, इसको चीक बोला जाता है। ये ड्रैग हो गया, ये कोप हो गया और बीच में जो है वो क्या आ गया, आपका चीक आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका फ्लास्क होते हैं उनमें ये लोकेटिंग पिंस दिए जाते हैं। यहाँ पे ये पिंस दिए जाते हैं जिससे कि दोनों फ्लास्क जो हैं वो एक दूसरे के साथ हम जोड़ सकें। तो आई होप आपको ड्रैग, कोप और चीक क्या होते हैं ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, पैटर्न क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पैटर्न। यहां पे तो मैं सिर्फ एक डेफिनेशंस आपको बता दे रहा हूं, बाकी आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम पैटर्न के बारे में डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, तो जब भी क्या होता है आपको कोई प्रोडक्ट बनाना होता है, मान लीजिए इस तरीके का आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कास्टिंग में मोल्ड कैविटी क्रिएट करनी पड़ती है। यहां पे आप देख सकते हो यहाँ ये देखो, मान लो आपको प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो इस तरीके की कैविटी क्रिएट करनी पड़ती है आपको, जिसमें आप क्या करते हो, मेटल को पोर करते हो। ठीक है, तो ये कैविटी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं स्टेप्स जो कि फॉलो किए जाते हैं कास्टिंग प्रोसेस के दौरान वो बताऊंगा। तो उसमें आपको और क्लियर होगा कि कैसे हम मोल्ड क्रिएट करते हैं, मोल्ड कैविटी क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें मेटल पोर किया जाता है, वो सब बताऊंगा। तो वो जो कैविटी है जिसमें आप मेटल को पोर करते हो वो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, पैटर्न चाहिए होता है। अगर डेफिनेशन की बात करूं मैं पैटर्न की, तो इट इज द रेप्लिका ऑफ द फाइनल ऑब्जेक्ट। यहां पे देख सकते हो फाइनल ऑब्जेक्ट आपकी ये वाली है और उसी की जैसी दिखती हुई, पर उसमें क्या होता है, सम मॉडिफिकेशंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट ऐसा है तो आपका जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा है, मतलब बिल्कुल ऑब्जेक्ट जैसा दिख रहा है पर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हमने कर रखे हैं और ये आपका मोल्ड कैविटी क्रिएट करने के काम में आता है। नेक्स्ट चलते हैं, पार्टिंग लाइन क्या होता है।
देखो कोप और ड्रैग के बीच में ये जो लाइन होती है ना आपकी, जो कि उन्हें सेपरेट कर रही है, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, पार्टिंग लाइन बोला जाता है। बस इतना ही जानना है इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है बॉटम बोर्ड। तो देखो यार, बॉटम बोर्ड क्या होता है, एक वुड, जनरली वुड का बोर्ड बनाया जाता है। कई बार ये बोर्ड नहीं बनाया जाता तो पैटर्न वगैरह जो है और ये जो आपके फ्लास्क हैं वो फ्लोर पे ही रख लिए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका फ्लास्क है और ये जो पैटर्न है ये एक बोर्ड पे रखे हुए हैं, ये पूरा बोर्ड पे रखा हुआ है, इसी को बोला जाता है बॉटम बोर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये बोर्ड जो है वो क्या होता है, काफी स्मूथ होता है। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रॉपर रैमिंग हो सके। जब यहाँ पे आप सैंड वगैरह डालोगे, ठीक है, सैंड डालोगे यहाँ पे, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रैम करके बिल्कुल प्रॉपर शेप देनी पड़ती है उसको। तो वो बहुत आसानी से इस बोर्ड के ऊपर रख के किया जा सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बॉटम बोर्ड बोला जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ सैंड्स मैंने आपको बता रखे हैं जो कि हम कास्टिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे क्या होता है, मोल्डिंग सैंड होता है। मोल्डिंग सैंड बेसिकली क्या होता है कि जो आप मोल्ड बनाने के लिए, यहां देख सकते हो आप, इसमें जो सैंड आप डालोगे उसको क्या बोलेंगे, हम मोल्डिंग सैंड बोलेंगे, क्योंकि वो सैंड जो है वो बेसिकली मोल्ड बनाने के काम आ रहा है, इसीलिए उसको मोल्डिंग सैंड बोला। ठीक है, तो इट इज द फ्रेशली प्रिपेयर्ड रिफ्रैक्टरी मटेरियल। रिफ्रैक्टरी मटेरियल का क्या मतलब होता है, एक ऐसे मटेरियल जो कि काफी हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं। मटेरियल्स that can withstand हाई टेम्परेचर जो होते हैं, ऐसे मटेरियल को रिफ्रैक्टरी मटेरियल बोला जाता है। यहां पे बेसिकली सैंड को हम रिफ्रैक्टरी मटेरियल बोल रहे हैं क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को क्या कर सकता है, बियर कर सकता है। ठीक है, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड रिफ्रैक्टरी मटेरियल जो होता है जिससे हम मोल्ड या मोल्ड कैविटी बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम मोल्डिंग सैंड बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है ये डिटेल में आगे भी देखेंगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में, पर यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। जैसे सिलिका सैंड होता है, मतलब जो रेता होता है, खाली रेता, वो सिलिका सैंड बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद उसमें क्ले मिलाया जाता है, मॉइस्चर मिलाया जाता है, यानी कि वाटर हो गया, या कई बार ऑयल का इस्तेमाल करते हैं हम, वो जो हमारा सैंड प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टीज देने के लिए। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, मोल्डिंग सैंड बोला जाता है। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशंस मोल्डिंग सैंड के कुछ अलग अलग नाम भी दे दिए जाते हैं, जैसे कि फेसिंग सैंड होता है एक। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कार्बोनेशियस मटीरियल स्प्रिंकल्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मोल्डिंग कैविटी टू गिव बेटर सरफेस फिनिश टू दी कास्टिंग। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिखाता हूं आपको। जैसे कि ये आपने क्या रखा है, यहाँ पे जो आपका फ्लास्क है वो रखा, उसमें यहाँ पे ये आपका क्या रखा हुआ है, पैटर्न रखा हुआ है। ठीक है, अब पैटर्न के आसपास आप क्या करते हो, बहुत ही फाइन सैंड का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, फाइंड सैंड का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि ये जब पैटर्न आप क्या करोगे, यहां से बाहर निकालोगे, जब पूरा का पूरा यहां पे सैंड भर जाएगा, उसकी रैमिंग हो जाएगी, तो आप क्या करते हो, ये पैटर्न बाहर निकालते हो और वहीं क्या होता है, आपका मोल्ड कैविटी क्रिएट होती है। यहां पे देख सकते हो ये मोल्ड कैविटी क्रिएट हुई है। तो अब आप इसमें जब मेटल पोर करोगे तो ये जो बिल्कुल आसपास का सैंड है ना, जो कि मेटल से क्या होगा, कॉन्टैक्ट में आएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो सैंड है, बिल्कुल आसपास का सैंड, वो मेटल से डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। और अगर ये जो मतलब ये जो आसपास का सैंड है वो बहुत फाइन नहीं हुआ, तो हमारे कास्टिंग में क्या आ जाती है, डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये फेसिंग सैंड का क्या मतलब है, ऐसा सैंड जो कि पैटर्न के आसपास आपने यूज किया है, और जब पैटर्न निकल जाएगा उसमें आप मेटल डालोगे तो मेटल के डायरेक्ट कांटेक्ट में ये सैंड आएगा आपका। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत ही फाइन सैंड यूज करना पड़ता है, वरना कास्टिंग की जो सरफेस फिनिश है वो अच्छी नहीं रहेगी और साथ ही साथ उसमें डिफेक्ट भी आ सकते हैं। तो ये फेसिंग सैंड होता है। उसके बाद बैकिंग सैंड का क्या मतलब है, यहां पे आप देख सकते हो कि एक बार फेसिंग सैंड आपने डाल लिया, उसको अच्छे से क्या कर दिया, जमा दिया आपने, उसके बाद
पीछे का जो सैंड होता है उसको बैकिंग सैंड बोला जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, उतनी फाइन प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं है आपको क्या करना है, बस ये जो पहले वाला सैंड था उसको सपोर्ट के लिए आपको ये सैंड डालना है। तो देख सकते हो यहाँ पे कितना फाइन सैंड यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे जो सैंड में आपको लंप्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कई बार जैसे पहले कास्टिंग करी आपने कोई, उसका सैंड बच गया जो, ठीक है, वो भी आप एज अ बैकिंग सैंड का इस्तेमाल कर लेते हो, क्योंकि वो मेटल के कांटेक्ट में तो आना नहीं है, वो बस एक तरीके से जो आपका फेसिंग सैंड है उसको सपोर्ट कर रहा है बस, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, हम बैकिंग सैंड बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कोर क्या होता है। तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हॉलो कास्टिंग्स, हॉलो कैविटीज इन द कास्टिंग्स। अब देखो जैसे कि एक यहाँ पे मैंने आपको ऑब्जेक्ट दिखाई थी कि मुझे इस तरीके की अपना प्रोडक्ट बनाना है जो कि बीच में से हॉलो है। अब अगर मान लो आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो, मतलब पूरा सॉलिड प्रोडक्ट बना दिया और बाद में इसकी मशीनिंग करके आप ये मेटल रिमूव कर रहे हो, तो ये क्या हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, कॉस्ट कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो अगर आप पहले से ही उसमें होल क्रिएट करके चलो तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके के होल्स क्रिएट करने के लिए कास्टिंग में हमें क्या करना पड़ता है, कोर का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही हॉलो कैविटीज जो क्रिएट होती हैं कास्टिंग के अंदर, वो किससे क्रिएट होते हैं, कोर से क्रिएट होती है। आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे दिखा रखा है ये एक कोर का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कैविटी में ये रखा हुआ है, ये देखो, ये जो कैविटी क्रिएट हुई है उसमें ये कोर रखा हुआ है। ठीक, और जब आप मेटल इसमें पोर करोगे, ठीक है, मेटल इसमें पोर करोगे तो बीच में आपको क्या मिलेगा, एक, भाई बीच में तो ये सैंड आ गया तो उधर तो मेटल जा नहीं पाएगा और आपको क्या मिल जाएगी, एक हॉलो कैविटी मिल जाएगी कास्टिंग में। तो ये होता है बेसिक पर्पस ऑफ कोर। अब यहाँ पे मैंने कोर की बात करी है, तो कोर से जुड़े हुए एक दो टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब जैसे देखो ये कोर है आपका, इसको कैविटी, ये जो मोल्ड कैविटी आपने बनाई है जिसमें आप मेटल पोर करोगे, उसमें प्लेस करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे देखो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन आपको बनाने पड़े हैं, एक्स्ट्रा रिसेस जो आपको बनाना पड़ा है ये कोर को प्लेस करने के लिए, तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको बोलते हैं कोर सीट, क्योंकि कोर जो है वो इसमें क्या होगा, प्लेस होगा, इस तरीके से प्लेस होगा। ये देखो इस तरीके से प्लेस होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा रिसेशन आपने क्रिएट किया है कोर को प्लेस करने के लिए, इसी को क्या बोला जाता है, कोर सीट बोला जाता है। अब ये जो कोर सीट आपकी बनी है उसके लिए आपको पैटर्न में ये एक्स्ट्रा मटेरियल आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तभी तो इस तरह की कैविटी क्रिएट हो पाएगी ना। तो ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल आप पैटर्न में प्रोवाइड करते हो कोर सीट बनाने के लिए, इसी को क्या बोला जाता है, कोर प्रिंट बोला जाता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि इसको कोर प्रिंट समझते हैं, वो जो रिसेशन आपने क्रिएट किया है, कोर सीट जो क्रिएट करी है उसको कोर प्रिंट समझ लेते। नहीं, पैटर्न में जो एक्स्ट्रा मटेरियल आप क्रिएट कर देते हो, ताकि आपका जो ये कोर सीट है वो क्रिएट हो सके, उसको क्या बोला जाता है, कोर प्रिंट्स बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको कोर सीट क्या होती है और कोर प्रिंट क्या होते हैं ये समझ में आया होगा। यहां पे मैंने लिख के भी बता दिया है, ठीक है, कि कोर को जब आपको क्या करना होता है, प्रॉपरली प्लेस करना होता है, तो हमें कुछ रिसेसेस या फिर इंप्रेशंस बनाने पड़ते हैं जिसको कोर सीट बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्स्ट्रा जो हमने रिसेसेस बनाए हैं कोर को प्लेस करने के लिए, वो होता है आपका कोर सीट। और ये कोर सीट बनाने के लिए आपको प्रोजेक्शंस देने पड़ते हैं पैटर्न में, उन्हीं को क्या बोला जाता है, आपका कोर प्रिंट्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म और आती है आपका जो कोर से रिलेटेड है, वो क्या है, चैपलेट्स। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी तरीके की कोर हो, बहुत तरीके की कोर्स आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगर मान लो इस तरीके की कोर है,
ठीक है, आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो कुछ ऐसा बनाना है, बीच में हॉलो है, तो उसके लिए क्या होगा, आप क्या करोगे, कोर प्रोवाइड करोगे। एक तरफ तो आपने कोर सीट में कोर को प्लेस करवा दिया, पर दूसरी तरफ आपको क्या है, कोई भी प्लेस कराने की जगह नहीं है। ठीक है, तो आप क्या प्रोवाइड करते हो, चैपलेट्स प्रोवाइड करते हो। चैपलेट्स बेसिकली क्या होता है, वो कोर को सपोर्ट करने के काम में आता है इनसाइड द मोल्ड कैविटी। ये आपने चैपलेट्स प्रोवाइड कर दिए, तो एक एंड से तो कोर सीट सपोर्ट कर रही है कोर को, और दूसरे एंड से ये चैपलेट्स सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि चैपलेट्स बेसिकली क्या होते हैं। अगर आपको रियल में देखना है तो इस तरीके के चैपलेट्स हम प्रोवाइड करते हैं जब आपको एडिशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टर्म्स जो हैं वो हमें गेटिंग सिस्टम से रिलेटेड देखनी है। गेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है, देखो आपने मोल्ड कैविटी वगैरह सब क्रिएट कर ली, अब आपको मेटल को क्या करना है, पोर करना है। यहाँ पे लिक्विड मेटल है, उसको पोर करना है, तो वो प्रॉपरली जो है एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करते करते मोल्ड कैविटी की तक आता है। तो उस पाथ में जो बीच बीच में एलिमेंट्स पड़ते हैं उनको गेटिंग सिस्टम एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो, सबसे पहले आता है, आप ये मेटल जब पोर करना स्टार्ट करते हो, लैडल क्या होता है, एक तरीके से जो मेटल को एक जगह से भाई मेटल मेल्ट जो हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, आपका फर्नेस में हो रहा है, उससे आपको उठा के मेटल लाना पड़ेगा जहां पे आपने मोल्ड वगैरह रखे हुए हैं। तो आप जिसका इस्तेमाल करते हो उसको लैडल बोलते हैं। ठीक है, आप लैडल में भर के ले आए मेटल, ठीक है, पोर करते हो तो सबसे पहला किस में पोर होता है, पोरिंग बेसिन। ये देखो पोरिंग बेसिन, तो ये देखो, इट इज अ फनल शेप्ड कैविटी एट द टॉप ऑफ द मोल्ड इनटू विच मोल्टन मेटल इज पोर्ड। इसी में क्या होता है, आप मोल्टन मेटल पोर करना स्टार्ट करते हो, और ये बनाने का रीजन क्या है कि कोई टर्बुलेंस क्रिएट ना हो। यहां पे आपने पोर करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे क्या होगा, वो फिर इस पैसेज में आ जाएगा जो कि एक वर्टिकल पैसेज है। इसको क्या बोला जाता है, स्प्रू बोला जाता है। The passage through which molten metal from the pouring basin reaches the mold cavity. In many cases it controls the flow of metal into the mold. तो ये क्या है, बेसिकली एक वर्टिकल पैसेज है। ठीक है, स्प्रू जो होता है वो एक वर्टिकल पैसेज होता है जो कि किसको कनेक्ट करता है, पोरिंग बेसिन को कनेक्ट करता है, और फिर फर्दर नीचे क्या होता है, एक रनर प्रोवाइड कर रखा होता है, उनको कनेक्ट करता है। ठीक, तीसरा जो मेन एलिमेंट आता है वो क्या आता है, आपका रनर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल पैसेज आपने प्रोवाइड कर रखा है, मेटल जो है यहां पे आने के बाद इसके थ्रू जो आपकी मोल्ड कैविटी आपने यहां पे बनाई हुई है उसमें की तरफ बढ़ेगा, तो इस पैसेज को क्या बोला जाता है, रनर बोला जाता है। द पैसेज वेज इन द पार्टिंग प्लेन through which molten metal flow is regulated before they reach the mold cavity। तो ये देखो आपका पार्टिंग लाइन ये हो गई। ठीक है, इसके अलोंग क्या होता है, ये पैसेज जो है रनर का वो आपका फ्लो करता है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या आता है, टर्म गेट आता है। गेट या फिर कई बार इसको इनगेट भी बोल दिया जाता है, दोनों टर्म सेम है, आपको ये ध्यान में रखना है। वो जो अब जैसे यहाँ पे मोल्ड कैविटी शुरू हुई है आपकी, तो ये वो एक्चुअल एंट्री पॉइंट है जिससे मेटल जो है वो मोल्ड कैविटी के अंदर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, गेट बोला जाता है या इनगेट बोला जाता है। वो एक्चुअल एंट्री पॉइंट मोल्ड कैविटी में जहां से मेटल एंटर कर रहा है उसको गेट बोला जाता है। यहां पे ये हॉलो कास्टिंग अगर बनानी है तो कोर आपने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं आपके, राइजर एक टर्मिनोलॉजी आती है। राइजर क्या होता है, देखो आगे डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, पर अभी के लिए बता देता हूं। जब ये मोल्डिंग कैविटी जैसे मेटल से पूरी की पूरी फिल हो गई है, तो वो जो एक्स्ट्रा मेटल आप पोर करते हो वो क्या होता है, इस पैसेज में क्या होता है, ऊपर की तरफ आता जाता है। ठीक है, और यही पैसेज क्या होता है, आपका राइजर होता है। इसमें मेटल जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, और 2-3 काम होते हैं राइजर के। एक काम तो क्या होता है, जब आपका पूरा का पूरा ये मेटल जो है राइजर में उठ के ऊपर तक आ गया,
तो आपको दिख जाएगा कि भाई दूसरी जगह से राइजर से आपका मेटल जो है बाहर आने लगा, यानी कि मोल्डिंग कैविटी जो है वो पूरी की पूरी तरीके से फिल हो चुकी है, तभी ये एक्स्ट्रा मेटल ऊपर आया है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अब अपना मेटल को पोर करना बंद कर सकते हो। एक काम तो राइजर का ये हो गया। दूसरा काम राइजर का क्या होता है कि जो गैसेस यहां से निकल रही हैं आपकी, वैसे तो गैसेस के निकलने के लिए ये स्मॉल स्मॉल थिन होल्स भी बनाए जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, वेंट बोला जाता है। ठीक है, ये पतले पतले होल्स बनाए जाते हैं जिनको वेंट बोला जाता है, जो गैसेस जो भी प्रोड्यूस हो रही हैं वो बाहर निकालने के काम में आती हैं। पर कुछ गैसेस जो हैं वो राइजर के थ्रू भी स्केप करती हैं, एक काम तो ये भी होता है। और आपको एक चीज पता है, जब लिक्विड मेटल जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसमें क्या होगा, श्रिंकेज होगी। ठीक है, तो श्रिंकेज होगी तो आपका जो एक्स्ट्रा मेटल आपको चाहिए उस श्रिंकेज को कॉम्पनसेट करने के लिए वो भी किससे मिलता है, आपको राइजर से मिलता है। ये तो 2-3 काम होते हैं राइजर के। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और लास्ट जो टर्म हमें यहाँ पे पढ़नी है वो कौन सी है, चिल्स क्या होती हैं। तो ये बेसिकली मेटेलिक ऑब्जेक्ट पीसेस होते हैं जो कि हम मोल्ड में प्लेस करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, बेसिकली कूलिंग रेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। चिल्स का क्या मतलब है, चिल से आप ये समझ सकते हो ना, कोई ठंडी चीज, तो ये क्या कर रहे हैं, कूलिंग रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हो, जैसे ये एक छोटा मेटल पीस हमने प्रोवाइड कर दिया है, तो जो लिक्विड मेटल इसके कांटेक्ट में आएगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा, थोड़ा जल्दी सॉलिडिफाई होगा। तो ऐसी मेटेलिक प्रोसेस को, मेटेलिक जो हमारे पीसेस होते हैं उनको चिल्स बोला जाता है, जो कि कूलिंग रेट्स को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी मतलब आपका कोई क्वेरी है तो आप या तो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेरी लिख सकते हैं या फीडबैक दे सकते हैं, और ये ईमेल एड्रेस है जिससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।